सो नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, काइनेमेटिक्स में हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं, पढ़ने के लिए पढ़े हैं, लेकिन इफ़ यू ऑब्जर्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपका जो नॉर्मल जो मोशन इक्वेशन से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला बहुत कम रेयरली आते हैं। इम्पोर्टेंस आता है 3 चैप्टर में, एक होता है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन 2 डायमेंशन, तीसरा होता है रिलेटिव मोशन। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बीच में कैलकुलस रिलेटेड कुछ चीज़ें बताए थे, इसलिए बताए थे कि थोड़ा एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। पहले दिमाग में ये बैठा लो कि नीट में क्वेश्चंस ईजी आते हैं। ईजी मतलब मैं जिस लेवल का करवा रहा हूँ उसका 80% स्टैंडर्ड का, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करूँगा, ये तो है ही, तो ईजी आते हैं। लेट अस स्टार्ट वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब समथिंग इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। कब कहते हैं कि कोई बॉडी फ्रीली अंडर ग्रेविटी गिर रहा है? जब उसका एक्सीलरेशन g, कोई बॉडी का एक्सीलरेशन अगर g हुआ तो हम कहेंगे इट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ये गलतफहमी में मत रहना कि अगर कोई चीज को हम सीधे ऊपर फेंकते हैं, ये ऊपर जाता है और नीचे आता है, दिस इज वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन अगर कोई चीज को ऐसे फेंकते हैं, ऐसे जाता है, ऐसे गिरता है, तो ड्यूरिंग दिस फ्लाइट उसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो mg है और एक्सीलरेशन g है, ये भी फ्री फॉल है। नॉट ओनली दैट, सपोज दिस इज व्हाट इज अर्थ एंड ए सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड अर्थ, during the entire motion, anywhere, everywhere, the only force acting on it is mg, so the acceleration is g in the inward direction. This is also a free fall. Free fall means acceleration due to gravity must be g, मतलब acceleration of the particle must be g। और कब होता है? जब कोई बॉडी के ऊपर mg के अलावा कोई दूसरा फोर्स नहीं आ रहा है, only force acting on the body is mg, then you say the acceleration will be g, and when the acceleration is g, the body is under free fall। और आगे आप जानते हो under free fall the weight of a body is 0, the apparent weight of a body is 0। अगर किसी एक वेइंग मशीन के ऊपर किसी को खड़ा करेंगे और उसको किसी एक अरेंजमेंट से ऊपर फेंक देंगे, ये पूरा का पूरा आदमी ये अब ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, ड्यूरिंग द एंटायर मोशन रीडिंग इन द वेइंग मशीन विल बी 0। अगर ये आदमी को यहाँ पे खड़ा करेंगे और किसी तरह से प्रोजेक्ट कर देंगे, उड़ते हुए जाएगा, ड्यूरिंग द एंटायर फ्लाइट द रीडिंग विल बी 0। अगर ये आदमी को इस सैटेलाइट के अंदर खड़ा करेंगे और वो घूमते रहेगा, द रीडिंग इन द वेइंग मशीन विल बी 0। आर यू गेटिंग? फ्री फॉल का मतलब समझ में आया? फ्री फॉल का मतलब हुआ देयर इज नो एक्सीलरेशन अदर देन g, देयर इज नो फोर्स अदर देन वेट। लेकिन हम लोग लिमिटेड केस ले रहे हैं आज, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी मतलब ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन एक्शन, एयर रेजिस्टेंस ऑफ थ्रस्ट, ऑल दिस फोर्सेस आर नॉट देयर। बाकी बाद में उस फोर्सेस को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या कंसीडर करेंगे? कोई बॉडी मोशन में है जिसके ऊपर क्या फोर्स है? ओनली mg, देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ओके, हाँ, तो काफी चीजें हम लोग इसके बारे में सुनेंगे, लिखेंगे थोड़ा सा। पहला हुआ ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन किसको कहते हैं? जिसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। किसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है? जिसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स आ रहा है। कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है या नीचे से ऊपर फेंके, ड्यूरिंग द एंटायर मोशन ओनली फोर्स एक्टिंग इज mg, सो एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास दैट इज g। सो दिस इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, चाहे बॉडी ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, दोनों ही केस में एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास, दोनों ही केस में फोर्स इज mg, सो एक्सीलरेशन इज g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। अच्छा, इस मोशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लेट अस डील ए केस एंड अकॉर्डिंगली वी विल डू। केस 1 ले लेते हैं और करते हैं। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप vertically with speed u0 स्पीड में कोई बॉडी को फेंक दी। अब इस केस के बारे में हमें सारा कुछ देखना है। बस हमें पता चला कि ये जो मोशन है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। और क्या पता चला? यहाँ से अगर कोई चीज को हम फेंकते हैं, ये ऊपर जाता है ऐसे, यहाँ से मुड़ के वापस आता है u0 वेलोसिटी में फेंके,
हमें पता चला, जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमें नोट करना चाहिए कि एक्सीलरेशन इज ऑलवेज जी डाउनवर्ड, चाहे ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। वी डोंट यूज द टर्म रिटार्डेशन ड्यूरिंग दिस एंटायर कोर्स। वो माइनर क्लासेस में था एक्सीलरेशन रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब डिक्रीज इन स्पीड, एक्सीलरेशन मतलब इंक्रीज इन स्पीड, ऐसे समझ के चलते थे। लेकिन अब एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मे बी स्पीड इज कांस्टेंट, डायरेक्शन इज चेंजिंग, so only acceleration we are talking. It may be positive, it may be negative depending upon the situation and scenario. Acceleration is g downward और g का वैल्यू हम entire calculation में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। बुक में 9.8 देता है, कुछ क्वेश्चन में भी 9.8 यूज करने के लिए कहता है। वो क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाना चाहिए। कुछ टर्म्स लाइक क्वेश्चन में अगर 4.9, 19.6 ऐसे करके कुछ डाटा दिया हुआ है, मतलब वो 9.8 को दिमाग में लेके क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग देखेंगे आगे आगे। फिलहाल एक्सेलरेशन हुआ ये। दूसरा चीज हुआ कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। क्या मैं ज्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ कि आर यू ऑल कंफर्टेबल विथ? ठीक, जहां तकलीफ हो हाथ उठाना, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज टू टीच, नॉट टू फिनिश द सिलेबस। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन आर सिमेट्रिकल। जिनको जरूरत पड़ेगा चीजें लिखने का वो लिखेंगे, जिनको नहीं है नहीं लिखेंगे। क्या मतलब है? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन सिमेट्रिकल का मतलब हुआ इफ इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी इज अप्लाइड। आप कहोगे अगर इसको u0 में फेंकोगे तो ये गिरेगा u0 में, मतलब ऊपर जाते वक्त जो भी कुछ होगा नीचे आते वक्त वही सब होने वाला है। अगर हम कहेंगे यहाँ पर स्पीड ऊपर जाते वक्त v0 था तो यहाँ पर स्पीड नीचे आते वक्त v0 होगा। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए t1 टाइम लगा तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वही t1 टाइम लगेगा। मोशन इज सिमेट्रिकल, ऊपर जाते वक्त जो भी कुछ होगा नीचे आते वक्त एग्जैक्टली वही सब होगा। सिंपल सा चीज। तीसरा, द मोस्ट इंपोर्टेंट दैट वी आर गोइंग टू यूज इज साइन कन्वेंशन। क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है तो हम v = u + at, s = ut + हाफ a स्क्वायर ये सब इक्वेशन लगा सकते हैं। बट जो v, u, a ये सब चीजें हैं दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज। अब अगर हम कोई चीज को यहां से फेंकते हैं और वो गया ऐसे आया ऐसे, मान लो यहाँ तक आके पहुंचा, यहाँ पर फेंके थे उसका स्पीड था u0, यहाँ पर जब पहुंचा स्पीड था v0 और ये यहाँ से कुछ h हाइट में था। चलो ऐसे मान के चलते हैं। अगर हम a to b मोशन को देखेंगे तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कैसे था? अपवर्ड था। फाइनल वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड था। जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का वो अपवर्ड था और जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन तो हरदम डाउनवर्ड है क्योंकि फोर्स ही डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है। तो हम देख रहे हैं कि सारा जो मोशन पैरामीटर्स हम यूज करने जा रहे हैं दे आर आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो एक साइन कन्वेंशन लेते हैं। यूजुअली ऐसे हम y एक्सिस लेते हैं, कोई चीज अपवर्ड हुआ तो उसको j कैप लिखते हैं, डाउनवर्ड हुआ तो -j कैप लिखते हैं। तो j कैप तो सबके साथ रहेगा तो क्यों बार बार लिखेंगे? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पॉजिटिव और नेगेटिव। अपवर्ड को लेंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड को लेंगे नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन लेंगे हम लोग। जो अपवर्ड है उसको पॉजिटिव लेंगे, जो डाउनवर्ड है उसको नेगेटिव लेंगे। मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गया प्लस u0, फाइनल वेलोसिटी हम a to b मोशन की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की मोशन। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलिए? माइनस v0। क्या कोई बताएगा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ a to b में? प्लस h। और एक्सीलरेशन थ्रू आउट द कैलकुलेशन एवरीवेयर इट विल बी -g। एक्सीलरेशन का हरदम -g लेना है। समझ में आया? इतनी ही थ्योरी है। बाकी कुछ रेडीमेड डिराइव्ड इक्वेशंस हमें निकालना है जिसको यूज करना है। नाउ लेट अस प्रिपेयर द इक्वेशंस। ठीक है, ढेर सारी इक्वेशन हम लोग अभी लिखने वाले हैं। हमारा केस था ये क्या कि बॉल और बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप
with from ground with speed u naught, ये है हमारा केस। पहला, यहां से कोई चीज को फेंका गया है, ये ऊपर गया ऐसे और नीचे आया, ये एंटायर मोशन की एनालिसिस करना चाहते हैं। पहला चीज जो आपको मालूम है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। सब कुछ आपको नहीं लिखना है, काफी चीजें आपको आता है। तो ये वर्टिकल मोशन चैप्टर में जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे, पहले तय करेंगे कि कहां से कहां तक का मोशन हमें देखना है। मतलब मुझे यहां से यहां तक का मोशन देखना है, वो तय करना है। दूसरा है वो दोनों टर्मिनल पॉइंट के बीच में, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में क्या क्या मोशन पैरामीटर हमें मालूम है। मोशन पैरामीटर मतलब u, v, a, s क्या क्या मालूम है। तो अगर हम देखेंगे a और b के बीच में u हमें मालूम है u0, v हमें मालूम है क्योंकि जब u0 में फेंकेंगे तो u0 में गिरेगा। कोई v का वैल्यू बताएगा मुझे कितना होगा? माइनस u0, क्योंकि ये नीचे की तरफ होगा, है ना। और एक्सीलरेशन माइनस g, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां से गया यहीं पे गिरा तो 0। अब इतनी डाटा से मुझे t निकालना है, t इज द टाइम ऑफ मोशन। t निकालना है तो क्या लगाएंगे? v इक्वल टू u प्लस at कर सकते हैं या फिर ac इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों में से हम t निकालेंगे और t का वैल्यू आएगा 2u नॉट बाई g। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, t इज इक्वल टू 2u नॉट बाई g। कोई चीज को ऊपर फेंके, ऊपर गया नीचे आया, टोटल टाइम कितना लगा? 2u नॉट बाई g। क्या बात समझ में आया? आगे इजी चीजें हैं, डिटेल्स में बता रहे हैं, थोड़ा स्पीड में जाएंगे। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। अब कोई चीज को फेंक दिया गया है, गया ऊपर आया नीचे, यहां से फेंके थे। हमारा केस है कि कोई चीज को u0 में फेंके हैं, क्वेश्चन में पूछा है बताओ कितना ऊपर तक जाएगा, कितना ऊपर तक जाएगा, उसको h को ये निकालना है। मतलब आप a से b तक का मोशन एनालिसिस करना चाहते हो। a टू b मोशन में क्या क्या मोशन पैरामीटर मालूम है आपको? हमें u मालूम है, हमें a मालूम है, हमें v मालूम है। हाइट पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगा? 0। और एक्सीलरेशन ये भी मालूम है, डिस्प्लेसमेंट पता करना है, टाइम वो भी मालूम है। अरे भाई ऊपर जाके नीचे आने के लिए 2u बाई g लगा, तो सिर्फ जाने के लिए कितना लगा होगा? u नॉट बाई g। इतना सारा डाटा मालूम है और उसमें से h निकालना है। आप v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as कर सकते हो और ac इज इक्वल टू ut प्लस आप स्क्वायर कर सकते हो। कुछ भी करो आपका आंसर आएगा u नॉट स्क्वायर बाई g। So the maximum height that it can go is u naught square by 2g. Krishna is comfortable with the class? तेरा हाँ में दम नहीं है, चिल्ला के बोल हाँ सर। वेटिंग फॉर योर हाँ सर, जोर से। अरे यार इसको कोई खिलाओ। ठीक है, एच हो गया। नेक्स्ट, तो मैं फॉर्मूला निकालने के बहाने आपको बार बार तरीके पे इंफासिस दे रहा हूँ कि क्या करना है। कोई भी चीज अगर निकालना है तो स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट सेट कर देना, उसके बीच में क्या क्या मोशन पैरामीटर है। नाउ अगर मैं पूछूं डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन, लास्ट 1 सेकेंड ऑफ मोशन, कोई चीज को फेंका गया है, कितना दूर जाएगा लास्ट 1 सेकेंड में? मैं यहां से फेंका, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे। बोला है कि यहां से u0 में फेंके हैं, ऊपर जाके आने के लिए कुछ 5, 10, 15 सेकेंड लगा होगा। लास्ट 1 सेकेंड में कितना दूर गया होगा बताओ? व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकेंड? एंड फ्रॉम सिमेट्री we know that the distance moved during last 1 second of motion is same as distance moved during first 1 second of motion. तो फर्स्ट 1 सेकेंड में कितना जाएगा? u0t प्लस हाफ at स्क्वायर, जबकि u0 तो u0 है, t है 1 और g a है माइनस g, सो इट इज हाफ माइनस g
बाई 2 t का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। इट इज u0 माइनस g का वैल्यू 10 ले ले तो 5। मतलब कोई चीज को अगर 50 मीटर पर सेकंड में फेंकेंगे, लास्ट 1 सेकंड में कितना जाएगा? 45 मीटर। क्या बात समझ में आ रहा है? कोई भी चीज को अगर हम 30 मीटर पर सेकंड में फेंकेंगे, ये सब चीज दिमाग में रहेगा तो एमसीक्यू बनेगा। 45 सेकंड में क्वेश्चन बनाना है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, फिर भी आप लोग कर लेते हो। रोशन तो पूरा कर लिया, एक क्वेश्चन गलत था उसका, वो भी ये वाला। वेरी गुड। तो ये बात है कि डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकंड इज सेम एज डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 1 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? अब ये तो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जहां से गया था वहीं गिर गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज दिस। और एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी था, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में, यू मस्ट नो ऑल द कॉन्सेप्ट, तब निकालना आसान हो जाएगा। कोई पार्टिकल जा रहा है, हाँ मान लो कि यहाँ पर उसका स्पीड v1 था, यहाँ पर उसका स्पीड v2 था, इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, v1 v2 आर द वेलोसिटीज, एवरेज वेलोसिटी इज v1 प्लस v2 बाय 2। ये फॉर्मूला भी आपको मालूम है। तो यहाँ पर कोई चीज को फेंके ऊपर u0 में, गिरा u0 में, तो v1 हो गया u0, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस करेंगे तो एड हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये बताना काफी था। जीरो फिर ऐसे क्यों बताया? क्योंकि हो सकता है कोई आपको ऐसा पूछ ले, कोई आपको ऐसा पूछ ले कि कोई चीज को यहां से 20 मीटर पर सेकंड में फेंका और ये ऊपर गया, जब लोड के नीचे आ रहा था, जब उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था, बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या है? आप बोलोगे 10 20 माइनस 10, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में 20 प्लस 20 करेंगे, उल्टा डायरेक्शन में 20 माइनस 10 हो गया 10/2 हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? यस सर। यस, एग्जांपल हुआ एवरेज वेलोसिटी इज, ये ए और बी की बात चल रहा है, ए से बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी इज 20 माइनस 10/2 इज 5 मीटर पर सेकेंड। चीजों को पकड़ो, ठीक है, ठीक। एवरेज वेलोसिटी पता चल गया। एवरेज स्पीड ड्यूरिंग फ्लाइट, टोटल मोशन होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होते हैं जब वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है, क्योंकि तब पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा है। अगर हम कहेंगे ओनली ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन एवरेज वेलोसिटी सेम एज एवरेज स्पीड, ओनली ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन एवरेज वेलोसिटी सेम एज एवरेज स्पीड, बट फ्रॉम ए टू बी मोशन डायरेक्शन बदल रहा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट सेम। डिस्टेंस इज दिस होल, डिस्प्लेसमेंट इज ओनली दिस मच, so they are not same, so they are not equal। तो ओवरऑल एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, तो ओवरऑल क्यों ना लिखें, जब निकाल ही रहे हैं तो लिखेंगे ओवरऑल एवरेज स्पीड। ओवरऑल एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, गया h आया h, हमारा केस फिक्स्ड है, केस 1 के लिए डील कर रहे हैं, ऊपर गया h नीचे गया h, 2h बाई टोटल टाइम t, h का वैल्यू डालिए t का वैल्यू डालिए, आपको मिलेगा u/2। इक्वल टाइम इंटरवल में v1 प्लस v2 हाँ, इक्वल टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी निकालना है। जाते वक्त जो एवरेज वेलोसिटी था, आते वक्त जो एवरेज वेलोसिटी था, ये भी u/2 था। ऊपर जाते वक्त एवरेज वेलोसिटी क्या था? u0 प्लस 0/2, u0/2, ये भी u0/2। ऊपर जाते वक्त एवरेज वेलोसिटी u0/2, नीचे आते वक्त भी एवरेज वेलोसिटी u0/2, तो फिर है ना, तो एवरेज स्पीड थ्रू आउट द मोशन इज u/2 और u0/2। नेक्स्ट
नाउ लेट अस मेक लिटिल क्रिटिकल थिंकिंग। हम लोग केस 1 को ही डील कर रहे हैं। टाइम फॉर व्हिच वेलोसिटी इज लेस देन, कितनी समय के लिए वेलोसिटी वाज लेस देन v0। हम कोई चीज को u0 वेलोसिटी में फेंके हैं, ऊपर गया नीचे आया ड्यूरिंग दिस एंटायर फ्लाइट, मान लो उसका स्पीड यहाँ पे v0 था, पक्का इसके ऊपर वेलोसिटी लेस देन v0 था और यहाँ पर आके स्पीड v0 हो जाएगा। कितनी समय के लिए वेलोसिटी वाज लेस देन v0, कितनी समय के लिए? सिंपल है, इतनी समय के लिए, दिस टाइम के लिए। ये कौन सा टाइम है? कोई चीज को अगर v0 वेलोसिटी में यहाँ से फेंकेंगे ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा? So the time for which the velocity is less than v0 is given by 2v0 by g, क्योंकि 2u by g होता था कोई चीज को ऊपर जाके नीचे आने के लिए। समझ में आया? Now velocity or speed, speed at a height h, स्मॉल h हाइट में कोई चीज को यहां से हम फेंकें, कोई चीज को हम यहां से फेंकें और ये h हाइट तक जाने के लिए जब गया h हाइट में तब उसका स्पीड क्या था? व्हाट वाज इट्स स्पीड व्हेन इट वाज एट ए हाइट h, मतलब v0 पता करना है। तो फिर मतलब यहाँ पे स्पीड पता करना है, इसका मतलब हुआ हमें a से b तक का मोशन देखना है और हमें मालूम है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमें मालूम है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है h, एक्सीलरेशन है माइनस g। तो फाइनल वेलोसिटी b निकालने के लिए हम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as कर सकते हैं और करेंगे तो मिलेगा v0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, नेक्स्ट स्पीड एट ए पॉइंट। हमें कोशिश करना है कि हम इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये सारा फॉर्मूले दिमाग में रहेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल निकाल के करना आसान है लेकिन टाइम नहीं देगा आपको, टाइम विल नॉट परमिट। तो इतना प्रैक्टिस करो कि सारा चीजों को याद रखो। स्पीड एट ए पॉइंट h बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब हम कोई चीज को फेंके तो है, यहां से कोई चीज को फेंके, अब ये गया ऊपर आया नीचे, बट यू अलाउ इट टू फॉल बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मान लो छत के ऊपर से फेंके थे या फिर यहाँ पर एक कुआं था, ये नीचे गिरने लगा, जब गिरने लगा यहाँ पर पहुंचा, कहाँ पे? h बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, फेंके थे u0 में, अब यहाँ पर पहुंचते पहुंचते स्पीड हो गया v0। तो क्या हो जाएगा? अगेन v0 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? h इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो 2as हम लिखेंगे, इसमें a का वैल्यू होगा माइनस g, s का वैल्यू होगा माइनस h, दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। पहला वाला में फॉर्मूला बना था u स्क्वायर माइनस 2gh, दूसरे वाले में फॉर्मूला बनेगा v0 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। लगे हाथ, यहाँ पर मैं एक कोई इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। फॉर ए पॉइंट मास इन मोशन, कोई अगर पॉइंट मास मोशन में है, चाहे वो वर्टिकल मोशन हो, प्रोजेक्टाइल मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, वर्टिकल मोशन और ग्रेविटी, कोई भी केस में थोड़ा बता देते हैं, याद रख लेना, कभी बाद में भी बताएंगे। मान लो कि कोई चीज को यहाँ से फेंके u0 वेलोसिटी में, गया ऐसे आया ऐसे, जब यहाँ पर था क्या हाइट में? h हाइट में, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ पर पहुंचा कहाँ पर? कुछ h डेप्थ में, यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, रेफरेंस से नीचे u स्क्वायर प्लस 2gh। क्या बात समझ में आया? नॉट ओनली दैट, मान लो कि कोई एक पेंडुलम है, इसको हम यहाँ से छोड़ दिए, अब यहाँ से आया और वो आ सकता है यहाँ तक, लेकिन आया था यहाँ तक,
यहाँ तक आया था, रास्ते में आ रहा था, जब यहाँ पर आया, मान लो कि आया है h, अगर यहाँ से फेंके हैं हम u वेलोसिटी में, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि नीचे आ रहा है, ऊपर की तरफ फेंके होते तो h ऊपर चढ़ता तो u स्क्वायर माइनस 2gh। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये एक्चुअली मोशन इक्वेशन नहीं है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से आया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ऑन ए बॉडी, और इसीलिए ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है। हम लोग अपनी टॉपिक में वापस चलते हैं। तो स्पीड एट ए पॉइंट h बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये भी देख लिए। अब अगर कोई चीज को हम यहां से फेंके, वो गया ऊपर आया नीचे, हम देख रहे हैं कि मोमेंटरली यहां पर वेलोसिटी 0 था। अगर हम कहेंगे ये हाइट है h/2 और ये हाइट है h/2, 0 से गिरा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में गिरा, एक्सीलरेशन तो g ही था डाउनवर्ड। मान लो पहला आधा डिस्टेंस आने के लिए उसको टाइम लगा t1, दूसरा आधा डिस्टेंस आने के लिए टाइम लगा t2। तो आप जानते हो फॉर ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, if moves with constant acceleration, t1 t2 are the times taken to cover equal consecutive distances, then t1 by t2 is equal to क्या हो गया, 1 by √2 minus 1। प्रीवियस क्लास हम लोग देखेंगे। Now what I want to say here is the time taken to cover upper half part, ये ऊपर वाला आधा पार्ट जाने के लिए कितना समय लगेगा, 2t1। the time taken to cover the lower half part is 2t2, क्योंकि t2 था। So ratio of time taken to cover the upper half part to that of the lower half part is 2t1 by 2t2 is same as 1 by √2 minus 1। आया है क्वेश्चन, ठीक है? तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टाइम टेकन, रेशियो ऑफ टाइम टेकन, रेशियो ऑफ टाइम टेकन to cover upper half part to that for lower half part is equal to 1 by √2 minus 1। क्या बात समझ में आया? Now we'll see next, distance moved during last 1 second of upward motion distance moved during last 1 second of upward motion, कोई चीज को u0 में फेंके, गया ऊपर आया नीचे, यहाँ पे पहुंचा 10 सेकंड 15 सेकंड किसी भी समय के बाद, लास्ट 1 सेकंड में कितना दूर गया होगा, ये डिस्टेंस कितना टाइम है, 1 सेकंड, कितना गया है बताओ। बाय सिमेट्री यू नो द डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन इज सेम एज द डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 1 सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, है कि नहीं? yes. तो हम कहेंगे इट इज सेम एज डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 1 सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। तो फर्स्ट 1 सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन -g है, टाइम तो 1 सेकंड है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं s = ut + ½ at स्क्वायर है। लेकिन जो s है ये डिस्टेंस तो नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा डिस्टेंस भी वही होगा। जब ऊपर से 1 सेकंड के लिए मोशन किया, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कांस्टेंट, इन दैट केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। तो इसका मतलब बस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो डिस्टेंस होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0,
प्लस हाफ ए का वैल्यू माइनस जी 1 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड इज माइनस जी बाई 2 का मैग्नीट्यूड, इज सेम एज 5 मीटर। क्या अध्यासक को पूरा समझ में आ रहा है? ये सर नो, आवाज नहीं आया, बोलो, बार बार चिल्ला के बोलो। तो बताओ अध्यासक, क्वेश्चन फॉर यू, कोई चीज को 30 मीटर पर सेकेंड में फेंके, ऊपर गया नीचे आया। दूसरी चीज को 100 मीटर पर सेकेंड में फेंके, वो भी ऊपर गया नीचे आया। कौन सा पार्टिकल फर्स्ट और सेकेंड, कौन सा पार्टिकल ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन ज्यादा डिस्टेंस गया? जोर से बोलो। कौन सा पार्टिकल लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन में ज्यादा डिस्टेंस गया, जिसको 30 में फेंके थे या जिसको 100 में फेंके थे? जोर से बोलो। नहीं आ रहा आवाज। सेम होगा, क्योंकि इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ यू। क्वेश्चन क्यों पूछा? ये क्वेश्चन क्या है मालूम है? क्वेश्चन ऐसे आया था, डिस्टेंस मूव्ड बाय ए पार्टिकल ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन इज 5 मीटर। तो इट्स अपवर्ड थ्रोन वेलोसिटी दिया था 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, एनीथिंग। तो आंसर होगा एनीथिंग। आया है आपका क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूं। समझ में आया? ओह सॉरी। तो ये भी हम लोग देख लिए, डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकेंड। नाउ वी शैल गो फॉर केस 2। बिफोर वी गो फॉर केस 2, थोड़ा ये देख लेते हैं और मॉडिफाइड इंटरमीडिएट केस देख लेते हैं। कोई चीज को किसी छत के ऊपर से फेंका गया है, यहां से वो गया ऊपर और आया नीचे। नाउ कंसीडर दिस मोशन। ये मोशन में अगर हमें एनालिसिस करना है, बिफोर आई गो फॉर ऑल दीज थिंग्स, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन के रूप में ले लेता हूं उसको। सपोज ये कोई एक छत है और जिसका हाइट है समथिंग लाइक से 20 मीटर, और यहाँ से कोई चीज को सपोज हम फेंके हैं 15 मीटर पर सेकेंड में, और ये गया आया। इन फिगर शो आपको फटाफट आंसर बताना है, फटाफट आंसर बताना। इन फिगर शोन with what velocity or what speed it reaches ground? Answer. Make your rough calculation and tell me the answer. कितना स्पीड में नीचे पहुंचेगा? 25 मीटर पर। कैसे निकालेंगे? कितने स्पीड में नीचे पहुंचेगा, मतलब यहाँ का स्पीड पूछा है। ये यहाँ से h नीचे है, तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि v u से ज्यादा होगा इसलिए प्लस होगा। ऊपर कहीं होता तो v u से कम होता, u स्क्वायर माइनस 2gh होता। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। वैल्यू डालो एंड यू आर ऑल लैकिंग इन मेकिंग कैलकुलेशंस। 25 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, for what time or what is it, for what time it was above roof? रूफ से ऊपर कितने समय के लिए था? आंसर फटाफट, सबकी आवाज आना चाहिए। 3 सेकेंड्स। t हो गया 2u बाई जी। कितना स्पीड में हो रहा है? तो इट इज 2 इंटू u दिया है 15 बाई जी इज कमिंग आउट टू बी 3 सेकेंड्स। ओके, after what time it reaches ground? कितनी समय के बाद नीचे पहुंचेगा? आंसर बताना है। मतलब कहां से कहां तक का मोशन देखना है। यहां से फेंके यहां पे गिरेगा। तो क्या क्या डाटा मालूम है? पहले A to B देख लेंगे। A to B डाटा में, A to B मोशन में हमें U मालूम है जो कि 15 है, अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव है। V मालूम है जो कि 25 है, डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव है। और एक्सीलरेशन मालूम है -g है, डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ 20 मीटर,
तो यहाँ से टाइम तो निकाल सकते हैं, v = u + at करो, s = ut + half at स्क्वायर करो, t निकालो, इट विल बी कमिंग आउट टू बी कितना 4 सेकेंड्स। समझ में आया? कैसे निकालेंगे t? v = u + at करो, a का वैल्यू -g लेना है और हाँ आफ्टर व्हाट टाइम इट रीचेस ग्राउंड, मतलब हर टोटल टाइम, व्हाट टाइम यहाँ से फेंके कितना समय के बाद जमीन पे पहुंचा। It will be 7 सेकंड ना? नो, कैसे आया 7 सेकंड तेरा? 15 मीटर पर सेकंड से ऊपर से सिर्फ ड्रॉप कर देंगे तो 4 सेकंड लगेगा। नहीं, अरे यार ये लड़का तो कंफ्यूज कर गया। हाँ, यहाँ से 15 मीटर पर सेकंड में फेंके तो ये ऊपर जाके यहाँ तक आने के लिए, पूरा यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगा? क्या यहाँ का स्पीड आपको मालूम है? 25, यहाँ का स्पीड है 25 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी तो निकाले थोड़ी देर पहले ये। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 15, फाइनल वेलोसिटी इज -25, एक्सीलरेशन इज -g, यू कैन फाइंड आउट टाइम। तुमको 7 सेकंड कहाँ से मिला बोलो? सर मैं वो फॉर्मूला लगाया सर, 2h/g, √2h/g। √2h/g। तुमको ये हाइट मालूम है क्या? सर 15 मीटर पर सेकंड। रुको, जो पहले से जानते हो उसको थोड़ा सा भूल जाओ, क्योंकि वो कंफ्यूज गए हो। जाते थे ठीक, भूल गए हो, प्रैक्टिस नहीं है ना, ऐसा ही होता है। √2h/g अभी तक तो मैं बताया नहीं, भूल गए तो जितना बता रहा हूँ उसके हिसाब से चलो, ठीक चलेगा। समझ में आ रहा है? अभी ये 4 सेकंड होगा, सबको समझ में आया? यस सर। फाइन। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक डाटा देना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ केसेस दिखा रहा हूँ। यहाँ से कोई चीज को U में फेंका गया, कब फेंके? t = 0, गया ऊपर, आया नीचे, पहुंचा नीचे, कब? एट t = t1, क्या वेलोसिटी में? v। यहां से सेम चीज को u0 में फेंका गया नीचे, कब फेंका गया? t = 0, ये भी नीचे आके पहुंचेगा। जब ये नीचे आके पहुंचेगा, क्या आप गेस करके बता सकते हो क्या होगा स्पीड? यहाँ पे v होगा कि v से ज्यादा होगा? v होगा, क्योंकि हम बताया ना v = u² + 2gh। u का वैल्यू कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी डायरेक्शन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी इक्वेशन है। तो यहाँ पर भी v होगा u² + 2gh। और ये पहुंचने के लिए ये लिया था t1 टाइम, ये कम समय लेगा, कब पहुंचा? t = t2। समझ में आया? तो ये दोनों डाटा को देखिए, और यहाँ पर भी स्पीड v ही होगा। ये दोनों डाटा को अगर ढंग से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिटरली बोल देता हूँ। A particle was projected from the top of a roof vertically upward. It reaches ground after time t1. When the particle is thrown from the roof with same speed but downward, it reaches ground after time t2. ये है डाटा। पूछा क्या? फाइंड u। अगर यही है डाटा तो u क्या होगा? u क्या होगा? अब देखिए, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगा t2, क्यों? क्योंकि यहां पर स्पीड u0 था। अच्छा, यहाँ पे स्पीड क्या था? यहाँ पे भी तो u0 ही था, तो यहां से यहां तक आने के लिए भी टाइम लगा होगा t2, है कि नहीं? कृष्णा इधर देखो, ये यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कितना लेगा? t2, क्योंकि यहां से यहां तक आने के लिए टाइम t2 लिया है। इसका मतलब यहां से यहां तक का टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम था t1, यहां से यहां तक t2, बाकी हो गया t1 - t2। व्हाट इज दैट? 2u/g। 2u/g is t1 - t2, so u हो गया g into t1 - t2/2। क्या समझ में आया? क्वेश्चन बार बार आता है, सीधा फॉर्मूला लगा के करना है आपको। दूसरा हुआ v क्या है? इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2 हमें v निकालना है। ये केस स्टडी है, ये एक इंपॉर्टेंट डिराइव्ड फॉर्मूला इसको कहो, क्योंकि बार बार आता है क्वेश्चंस, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा।
भी क्या होगा? देखिए भाई, जब हम इसको यहां से फेंके, वो आया नीचे, इधर गिरा स्पीड v में। आद्या साहब कभी कभी तो मेरे तरफ देखो, क्या है? यहां से कोई चीज को फेंके, ऊपर गया, नीचे आया, स्पीड हुआ v। अगर मैं यहां से v में फेंकता तो क्या होता? प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी बताए थे। अगर v में फेंकता तो यहां पर आते आते उसका स्पीड हो जाता u0 और ऊपर जाता, नीचे आता, है कि नहीं? क्या अगर हम यहां से v में फेंकते, जिस वेलोसिटी में गिर रहा है उतने में फेंकते, तो उतने ही ऊपर जाता और नीचे आ जाता, और रास्ते में जाते वक्त यहां पर उसका स्पीड v u0 हो जाता। अच्छा, तो टोटल टाइम कितना लगता? 2v/g। लेकिन अभी टोटल टाइम कितना है? यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगा t1, यहां से यहां तक आने के लिए t2, मतलब यहां से यहां तक आने के लिए t2, मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए t2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? पूरा t1 प्लस t2। क्या बात समझ में आया? सो 2v/g is t1 plus t2 and v is g into t1 plus t2/2। समझ में आया क्या? u और v का वैल्यू आपको पता चल गया फटाफट। कोई अगर बाई चांस आपसे पूछ ले कि बताओ इस छत का हाइट कितना था, हाइट ऑफ द रूफ, हाइट ऑफ द रूफ पूछ लेगा तो क्या करेंगे? ये v है, ये u है, नहीं? तो यहां से v में फेंको तो यहां पर u होता है, और u मालूम है, v मालूम है, तो आप h निकाल सकते हो। कैसे? v² माइनस u² बाई 2g, ऐसे करके h निकाल सकते हो। क्या बात समझ में आया? Yes, देन लास्ट थिंग जो बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर ये जो चीज है, जो मोशन एनालिसिस कर रहे हैं, कोई चीज को छत से ऊपर फेंके तो पता चला u0 स्पीड में, पता चला नीचे पहुंचा t1 टाइम पे। उसी छत से नीचे फेंके विथ सेम स्पीड तो नीचे पहुंचा t2 टाइम पे। तीसरा बीट होता है कि अगर इसको यहां से ना फेंकेंगे, गिरा देंगे, वी ड्रॉप्ड इट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तब भी तो नीचे आएगा। कितना टाइम लगेगा? व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या है? ये वैल्यू होता है, जैसे अभी रवि बता रहा था, √2h/g। पढ़ने वाले हम लोग, निकालोगे तो मिलेगा √t1 t2। ये याद रखना। कोई चीज को छत से ऊपर फेंके, नीचे गिरा t1 सेकंड बाद, नीचे फेंके तो गिरा t2 सेकंड बाद, ड्रॉप कर देंगे कितना समय में गिरेगा? √t1 t2। क्या बात समझ में आया? क्योंकि ये सब डिराइव्ड फॉर्मूले हैं तो आपको इनका आंसर याद रखना पड़ेगा। वो वैल्यू कुछ दे देंगे, फॉर्मूला याद होगा तो फटाफट करोगे। 40 सेकंड में क्वेश्चन बनाने के लिए 15 सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, 25 सेकंड में कैलकुलेट कर लेना है। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर नेक्स्ट केस। केस 2, particle dropped from certain height, dropped from certain height, h, कोई पार्टिकल को h हाइट से गिरा है। यहां पर कोई एक पार्टिकल है जिसको हमने h हाइट से गिराया, ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्या हाइट था इसका? हाइट था h। तो ऑब्वियसली नीचे जब गिरेगा उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ टाइम लगेगा। हमें a से b तक मोशन देखना है, वेलोसिटी और स्पीड लिखेंगे। स्पीड एट ग्राउंड, स्पीड एट ग्राउंड, हमें फॉर्मूला मालूम है u² प्लस 2gh वाला, जबकि u0 है √2gh।
दूसरा 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 है टाइम ऑफ फॉल। टाइम ऑफ फॉल क्या है? यहां से यहां तक आने के लिए कितना दूर आना है? h डिस्टेंस आना है। h डिस्टेंस आना है तो सोचो कि ये h डिस्टेंस यहां से यहां पर आएगा। आप कहोगे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, h एक्सीलरेशन है -c, तो क्या टाइम लगेगा? h = ut + हाफ स्क्वायर। वहां से t का वैल्यू निकाल सकते हो, बट दैट t वैल्यू विल बी √2h/g। और अगर यहां से कोई चीज को गिराए हैं, नीचे गिरा है v वेलोसिटी में, अगर v वेलोसिटी में फेंके होते तो क्या होता? वो यहीं तक जाता और वापस आता, है कि नहीं? ऐसा होता मोशन। अगर v वेलोसिटी में फेंके होते तो यहां तक जाता और वापस आता, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाता? 2v/g। अब क्या होगा? v/g। आप कह सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी नथिंग बट v/g। v क्या है? √2gh। वो दे देंगे, बॉडी फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट रीचेस ग्राउंड विद 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम ऑफ मोशन। आप v से h निकालोगे, h से t निकालोगे, अरे v/g करो, काम खत्म। समझ में आया क्या? हाउ यू अप्रोच इट इज योर चॉइस। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं? Yes, sir. आगे here u is 0 and a is constant। तो सारा फॉर्मूले थे for a particular moving along straight line with constant acceleration starting from rest, the distances traveled in consecutive equal time intervals are in the ratio 1:3:5:7:9 and so on, है ना? तो हम कहेंगे पहला चीज हुआ distances traveled in consecutive equal time intervals are x1, x2, x3 etc. length। तो पहला क्या है? x1 is to x2 is to x3 and so on is equal to 1 is to 3 is to 5 पढ़ चुके हैं हम लोग। दूसरा x2 minus x1 is equal to x3 minus x2 is equal to x4 minus x3 and so on। They are in AP, common reference is same। क्वेश्चन आ सकते हैं। A particle was falling from a large height. In the nth second, it goes say 200 meter. In the n+1 second, it goes something like 220 meters. तो what is the distance traveled in the n+2 second? तो 20 बढ़ाता और 20 बढ़ाता, they are in AP। बात समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर एक दिया रहेगा तो g निकाल देंगे, g निकाल के कर देंगे। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, ये आने के लिए कुछ भी आ सकता है। दे विल से ए पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड ऑन एन अननोन प्लैनेट, जी मालूम ही नहीं है, देन योर इक्वेशंस विल हेल्प यू। और ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर, नेग्लेक्ट विस्कस फोर्स, इट इज फॉलिंग विद सम एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्या एक्सीलरेशन है मालूम नहीं है। ग्लिसरीन के अंदर कोई बॉल डाल दी, स्टील बॉल नीचे जा रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है, नेग्लेक्टिंग विस्कस इफेक्ट, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है, तो फिर सारी इक्वेशंस एप्लीकेबल है। ये मत सोचना कि जी मालूम होगा निकाल देंगे, हो सकता है कि जी का वैल्यू मालूम भी नहीं होगा। ये चीज हो गया, ठीक है। दूसरा हुआ, ओहो, दूसरा हुआ अगर कोई चीज यहां से गिरा और ये सीधा नीचे गिरा, नीचे पहुंचने के लिए टाइम लगा t। दूसरी केस में इसको यहां से गिराया गया, गिरने लगा, लेकिन कुछ दूर गिरने के बाद इसको रोक दिया गया। कितनी समय के बाद? t1 टाइम के बाद। t1 टाइम के बाद रोक दिया गया, फिर से गिरा दिया गया, फिर से गिरा दिया गया, फिर यहां से गिरा, क्या टाइम लगा? t2। So the ball falling from certain height was stopped after a time t1 and again released
इट टेक्स फर्दर टाइम t2। नाउ t1 t2 t में रिलेशन निकालना है, ठीक है। ये सब डिराइव्ड फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। बॉल falls from certain height and reaches ground after time t. If it is stopped on the way, and stopped on the way after time t1 and again dropped, it takes time further time t2. Then t is equal to, or t square is t1 square plus t2 square. कैसे हुआ मैं बता देता हूं, आपको फॉर्मूला से मतलब है। कैसे हुआ मैं बता देता हूं। तो अगर सीधा गिरा देने से टाइम लगता है t1 सेकंड के बाद रोक के फिर से गिरा देंगे नीचे गिरने के लिए फर्दर टाइम लगता है t2। मतलब इस केस में टोटल टाइम लगा क्या, t1 प्लस t2। तो t1 t2 और t में रिलेशन है t स्क्वायर इक्वल t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। कैसे हुआ, सिंपल है, आपको प्रूफ नहीं लिखना है, खाली समझना है। फॉर योर हेल्प ओनली मैं वीडियो में इसको रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। कोई चीज यहाँ से गिरा, सपोज ये डिस्टेंस है h1 और यहाँ पे रोक दिया गया, कितना समय के बाद, t1 टाइम, फिर से गिराया गया, कितना दूर आया h2 और कितना समय लगा t2। तो आपको होगी t1 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2h1 बाई g और t1 स्क्वायर इज इक्वल टू, और ठीक है इट इज, और ऐसे कहो g को भी इधर ले लो, ठीक है लिख देते हैं इसको, t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h1 बाई g। सिमिलरली t2 स्क्वायर हो जाएगा 2h2 बाई g, और जो t है वो क्या था, इट वाज ट्वाइस ऑफ टोटल हाइट h1 प्लस h2 बाई g रूट ओवर, तो t स्क्वायर था दिस। अब 2h1 बाई g के जगह आप t1 स्क्वायर लिख सकते हो एंड 2h2 बाई g के जगह t2 स्क्वायर लिख सकते हो। थोड़ा और स्लो हो जाऊं क्या? नहीं सर ठीक है सर। Are you all comfortable? Kitty? हाँ। Yes. ओके ओके ओके। आदित्य को समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। तेरा आवाज कितना क्लियर आ रहा है, ये लोग बोलते नहीं। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, डाटा याद रखना है, मैं कर लेता हूं। कोई चीज को यहां से कुछ हाइट से गिराया गया और गिराने के कुछ समय के बाद रोक दिया गया, कुछ टाइम लगा होगा, फिर गिराया गया, फिर से गिरा तो और कुछ समय लगा होगा, तो यहां पर टाइम लगा t1, यहां पर टाइम लगा t2। कितना दूर जाने के बाद गिरा है, सपोज ये टोटल हाइट है h, हम स्मॉल h डिस्टेंस जाने के बाद उसको रोक दिए, टाइम लगा t1, फिर छोड़ दिए, टाइम लगा t2। अब टोटल टाइम क्या लगा इस स्टेप में, रोकने के बाद आने से टाइम लगा t1 प्लस t2। h का वैल्यू क्या होना चाहिए कि द टोटल टाइम ऑफ मोशन विल बी मिनिमम। सोचो h का वैल्यू क्या होना चाहिए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, खाली सोचोगे, सुनोगे, बात को समझने की कोशिश करोगे, ओरली बन जाएगा, नो पेन एंड पेपर रिक्वायर्ड। कोई चीज को यहां से गिराया गया, t1 सेकंड के बाद रोक दिया गया, फिर छोड़ दिया गया, t2 सेकंड लगा नीचे आने के लिए, टोटल टाइम लगा t1 प्लस t2।
कहां पर रोका गया था? एट द डेप्थ h। h का वैल्यू क्या होने से जो टोटल टाइम t1 प्लस t2 था वो मिनिमम होगा, मिनिमम होगा, मतलब जीरो कर दो, यहीं से ही छोड़ दो, जहां से शुरू किए वहीं पर रोको और छोड़ दो, सबसे जल्दी आ जाएगा। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ h फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ t1 प्लस t2? h शुड बी 0। नाउ द क्वेश्चन इज h का वैल्यू क्या होना चाहिए कि t1 प्लस t2 विल बी मैक्सिमम। समझ में आया क्या? सबसे ज्यादा होगा। वैल्यू ऑफ h, यहां से फिर से गिरा है, u 0 हो गया। यू अंडरस्टैंड द केस। वैल्यू ऑफ h फॉर which t1 plus t2 is minimum is given by h is equal to 0. t1 plus t2 is maximum is given by h is equal to h by 2. सिंपल है, कैलकुलेशन करके कर सकते हैं, लेकिन आप देखो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, एनालिटिकल ब्रेन, तो कोई मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। योर न्यूरल नेटवर्क विल सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो पूरा एज को 0 कर दो, सबसे जल्दी पहुंचेगा। एज को 0 करो या कैपिटल एज करो, कैपिटल एज करोगे तो जस्ट यहाँ पे पहुंचेगा, उसके बाद गिनने के लिए क्या समय लगेगा? तभी 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर से रोकेंगे छोड़ देंगे इतना समय लगेगा, यहाँ पर रोकेंगे छोड़ेंगे उतना समय लगेगा, फिर ऊपर से घटाओ नीचे से घटाओ, टाइम बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, सबसे मैक्सिमम कहाँ होगा? ऑब्वियसली h by 2। मैथमेटिकली हम टोटल टाइम निकाल के डिफरेंशिएट करके विथ रिस्पेक्ट टू h इक्वल टू 0 करके कर सकते हैं, बट हम लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की रिसर्च नहीं कर रहे हैं, तो आंसर हमें याद रखना है h इज इक्वल टू h by 2। क्या आपको कैलकुलस वाला अप्रोच चाहिए कि आप खुश हो इतने? हो गया, बढ़िया। तो ये हो गया चीज। वेल, तो हम लोग वर्टिकल मोशन और ग्रेविटी का काफी कुछ फंडामेंटल थ्योरी देख लिए। तो लेट अस सी सम न्यूमेरिकल्स जो मैं आपको शेयर भी किया था, अभी उसको एक एक करके कर लेते हैं, उसके बाद ये क्लास खत्म होगा। आगे चल के जो भी न्यूमेरिकल मैं क्लास में करवाऊंगा वो शेयर कर दूंगा पहले से। नाउ आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द न्यूमेरिकल्स, सम टिपिकल न्यूमेरिकल्स, नॉट इजी न्यूमेरिकल, नॉट फॉर योर प्रैक्टिस। जो न्यूमेरिकल करने से आपका नॉलेज में इंप्रूवमेंट होगा, वो प्रैक्टिस करवाने के लिए कोई भी सिमिलर डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं दिया। ओके, a particle thrown vertically up returns ground after 4 seconds। हाँ, कितना सिंपल है। रिटर्न्स ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड्स। सॉल्यूशन आप बना सकते हो। कोई चीज को ऊपर फेंका गया, टाइम दिया हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड्स, दैट इज 4 सेकेंड्स। इसका मतलब u इज 20 मीटर पर सेकेंड। पूछा है कितना मैक्सिमम हाइट गया होगा, फॉर्मूला सबको मालूम है, विच इज 20 मीटर। For how much time it was above half of the maximum height attained? कितनी समय के लिए ये मैक्सिमम हाइट का ऊपर वाला हिस्सा में था? For how much time it was above half of the maximum height? h by 2 से ऊपर था। अरे अगर ये टाइम t1 है, बाकी का टाइम t2 है, तो आपको मालूम है कि t1 by t2 is 1 by √2 - 1, है ना। और ऊपर वाला अगर t1 है, नीचे वाला कितना हो गया? टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कितना? अभी निकाला, t1 प्लस t2 इज 4 सेकेंड्स। सो t1 प्लस t2 इज 4 सेकेंड्स। t1 by t2 इज 1 by √2 - 1। क्या यहां से हम t1 निकाल सकते हैं? यस सर, नो? निकाल सकते हैं, तो निकाल लेना। t1 कैन बी फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। A ball was thrown vertically off with 60 meter per second. After what time its speed will be 20 meter per second downward? मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा अगर कृष्णा इस क्वेश्चन की आंसर को बताएगी। कोई बॉल को 60 मीटर पर सेकंड में ऊपर फेंका गया, कुछ समय के बाद उसका स्पीड नीचे की तरफ था 20 मीटर पर सेकेंड। कितना समय लगेगा? कितना समय के बाद? मतलब A से B तक का मोशन देखना है, और A to B मोशन में
हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है जो कि 60 मीटर पर सेकेंड है और अपवर्ड है, सो लिखेंगे प्लस 60 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड बट डाउनवर्ड है तो माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन सबको मालूम है, टाइम कोई भी निकाल सकता है, विच इज कमिंग आउट टू बी 8 seconds। A ball was thrown vertically off with 60 meter per second. What is its average velocity by the time its speed becomes 20 meter per second downward? हाँ, तो बता चुका हूँ मैं। कोई बॉल को यहाँ से 60 मीटर पर सेकेंड में फेंके, ऊपर गया नीचे आया, जब उसका स्पीड हुआ 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, तब तक उसका एवरेज वेलोसिटी बताओ बिटवीन A and B। एवरेज वेलोसिटी इज v1 plus v2 by 2, so it is coming out to be by magnitude, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा v1 plus v2 by 2। 60 minus 20 सॉरी प्लस 20, ये प्लस था माइनस हो जाएगा क्योंकि हम प्लस किए थे v1 plus v2, v2 इज इन अपोजिट डायरेक्शन, माइनस 20 by 2 इज कमिंग आउट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। क्या सबको समझ में आ रहा है? सर ठीक है, ठीक है। 3 balls were thrown vertically off simultaneously with 10 meter per second, 15 meter per second and 20 meter per second from a hard floor. They keep making several elastic collisions with floor. After what time they will be again together on ground. 3 बॉल को फेंका गया, एक को 10 में, वो गया ऊपर आया नीचे, फिर गया ऊपर फिर आया नीचे, जंप करता रहा, ये बॉल जंप करता रहा। दूसरे को फेंका गया 15 में, वो भी गया ऊपर आया नीचे और वो भी रास्ते कूदते रहा। तीसरे को फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड में, वो और ऊपर गया नीचे आया। अब सब टपाटप गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, ऐसे चल रहा है सिस्टम। अब पूछा क्वेश्चन में ये है कि कब कितनी समय के बाद वो तीनों फिर से जमीन पे होंगे? 12 सेकंड। पहला वाला देखो तो ये 10 में फेंका गया था, पहला वाला का टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 into 10 by g is 2 seconds। दूसरा वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 into 15 by g is 3 seconds। तीसरा वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 into 20 by g is 4 seconds। ये 2 सेकंड में नीचे आता है, ये 3 में, ये 4 में। कितनी समय के बाद तीनों फिर से नीचे होंगे? फाइंड द एलसीएम। यू फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 का एलसीएम इट इज 12 है कि नहीं? सो एलसीएम ऑफ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3, 4 इज 12। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है। सर 12 क्यों होगा, 14 क्यों नहीं होगा, 24 क्यों नहीं होगा? 24 भी होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं मिनिमम टाइम। सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये कॉमन मल्टीपल है। व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स? 12, 24 लाइक दिस, देयर आर सेवरल कॉमन मल्टीपल्स, बट देन क्वेश्चन इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बिकॉज पूछा है आफ्टर व्हाट टाइम। गलती से टाइम पूछ दिया, पूछना चाहिए था मिनिमम टाइम। टाइम तो बहुत सारा आंसर हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। तो इट इज एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 is 12 seconds। Height of roof from a floor is 10 meter. A ball was thrown upward from floor with 15 meter per second. It strikes the roof elastically and falls down. What is the total time of motion? कोई घर की छत सिर्फ 10 मीटर में है, कोई चीज को 15 मीटर पर सेकेंड में फेंके तो गया ऊपर, अगर छत नहीं होता तो और ऊपर जाता और फिर वापस आता। लेकिन हुआ क्या? अब हुआ यूं है कि ये जो बॉल है, ये बॉल छत से टकरा गया, छत से टकरा के नीचे आया। मतलब द कंप्लीट मोशन इज फ्रॉम हियर टू हियर। बॉल ऐसे गया, जितने स्पीड में मारा इलास्टिकली एंड इलास्टिकली फॉल डाउन, मतलब भी स्पीड में ही गिरा, टकरा के गिर गया। बताओ कितना समय लगेगा? ध्यान दिया जाए कि यहां पर ये हाइट दिया है 10 मीटर। डाटा को देखो थोड़ा प्यार से तो समझ में आएगा। कोई चीज को अगर हम 100 मीटर पर सेकंड में फेंकते हैं, फर्स्ट 1 सेकंड में जितना दूर जाता है, लास्ट 1 सेकंड में उतना ही दूर जाता है। और वो क्या है वो डिस्टेंस? 100 - 5 u - g/2।
क्या फॉर्मूला याद है? Yes, sir. अब इसको 15 में फेंकें, पहला सेकंड में कितना जाएगा? 15 माइनस 5 दैट इज 10 मीटर। मतलब जाने के लिए कितना समय लिया होगा? 1 सेकेंड। तो आने के लिए 1 सेकेंड। टाइम ऑफ मोशन इज 2 सेकेंड्स। टाइम ऑफ मोशन, क्या ये बात समझ में आया? एक और वर्ष। एक और बार पेप्सी है, एक बार में दिल नहीं भरता। कौन सा है वो? एक बार में दिल नहीं भरता। यहां से कोई चीज को 15 मीटर पर सेकंड में फेंके, पहला 1 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा? 15 माइनस g/2 दैट इज 10 मीटर, है कि नहीं? और रुक दिया 10 मीटर, मतलब ये यहां तक पहुंचने के लिए कितना समय लिया? 1 सेकंड। तो आने के लिए 1 सेकंड। टोटल टाइम 2 सेकंड। समझ में आ रहा है? हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन। देखो हम लोग के पास ट्रेडिशनल मेथड्स है, लेकिन हमें तो एंट्रेंस हीट करना है। क्या लिखेंगे? बिकॉज डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड, ड्यूरिंग फर्स्ट 1 सेकेंड of upward motion is 15 minus g/2 is 10 मीटर। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Yes. Question number 6. On a unknown planet, a ball thrown off with certain speed goes to maximum height h. If it were thrown with half the speed, to what maximum height? What would be maximum height attained? Unknown planet है, g मालूम नहीं है, v0 स्पीड में फेंके तो कितना ऊपर जाएगा? It is v0 square by 2g। v0 by 2 स्पीड में फेंकेंगे कितना ऊपर जाएगा? this by 2g। और is not it equal to g, उसका कितना है हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये क्या आ गया देखो तो, is not it coming 1/4 v0 square by 2g। yes, ये क्वांटिटी क्या है? h है, so it will go at distant height h/4 whatever may be the value of g। अर्थ पे फेंको, मून पे फेंको। अर्थ पे v0 पे फेंकने से h हाइट जाता है, v0/2 में फेंकने से कितना जाएगा? h/4। मून पे v0 में फेंकने से h हाइट जाता है, v0/2 में फेंकने से कितना जाएगा? h/4। There is nothing to do with g। Water drops from a tap at a fixed time interval. When first drop reaches ground, the fourth drop is about to fall. At this time, what is the distance between second and third drop? कोई टैप का हाइट दिया है 36 मीटर। यहाँ पर कोई एक टैप है, कितना हाइट है इसका? हाइट है ओनली 36 मीटर्स। ठीक है, थोड़ा हाइट को भी दिखाते हैं। ये है हाइट, कितना? 36 मीटर। ये 36 मीटर हाइट में टैप लगा है। अब क्यों लगा है मुझे मत पूछो, इतनी ऊपर 36 मीटर मतलब 3 मंजिला। हाँ, किसी का घर का टैप लीक कर रहा होगा ऊपर से। चलो, यहां से कोई चीज गिरने लगा। जब पहला ड्रॉप नीचे पहुंचा, फर्स्ट ड्रॉप, तब फोर्थ ड्रॉप जस्ट गिरने वाला है। मतलब थर्ड और सेकंड में तो रास्ते में ही होंगे, सेकंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप रास्ते में होंगे। पूछा है जब फर्स्ट ड्रॉप नीचे पहुंचा, फोर्थ ड्रॉप गिरने वाला था। अच्छा, तो गिरने वाला अगर था तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप? बताओ उसी समय इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या था? 10 मीटर। हाँ, चलो देखते हैं। देखो भाई, ये मान लो कि ये रेगुलर टाइम इंटरवल में गिर रहा है। मान लो t0 सेकंड में ड्रॉप करके गिर रहा है, मतलब हर t0 सेकंड में एक ड्रॉप गिर रहा है। ये कितना समय के लिए रास्ता आया है? ये 3t0 समय का है, एक t0, दूसरा t0, तीसरा t0। ये कितना समय का रास्ता आया है? 2t0 का आया है। ये कितना समय का रास्ता आया है? मैं लिखने में तो उल्टा लिख दिया हूँ, थर्ड ड्रॉप ऊपर रहना चाहिए, सेकंड ड्रॉप नीचे होना चाहिए। अरे यार, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट, कोई कुछ बोलता ही नहीं। अच्छा ठीक है, ये 2t0 लगा, इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगा होगा? t0 सेकंड्स। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम लगा है t0, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टोटल 2t0, मतलब ये भी t0, यहाँ से यहाँ तक 3t0, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो भी t0। For a body starting from rest, moving with constant acceleration, distances moved in consecutive equal time intervals are in the ratio 1:3:5:7 and so on। अगर ये डिस्टेंस है x,
तो ये डिस्टेंस होगा 3x, ये डिस्टेंस होगा 5x। सो x प्लस 3x प्लस 5x सब मिलके कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 36, मतलब x इज 4 मीटर। x 4 हो गया। सेकंड और थर्ड के बीच में डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज ओनली 3x, सो 3x इज इक्वल टू 12 मीटर। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. कृष्णा बोल रही है सर ऐसा चीज तो हम लोग कभी पहले सुने नहीं कृष्णा, हैव यू एवर हर्ड अबाउट? स्कूल में ये सब चीजें के बारे में कोई डिस्कशन था? था, बताए थे ये सब, बताए थे थ्योरी बताए थे ये सब? तेरा सर ही मुझे सुनाई देता है, बाकी पाँव कुछ तो नहीं सुनाई देता, खाली सर सुनाई देता है। एनीवे, मैं बोलूंगा अगले क्लास से जो जो जोर से बात नहीं कर रहे हैं उनको एक एक ग्लास ग्लूकोज मिले। A ball thrown up from bottom of a well with 25 meter per second was seen outside the well for 3 seconds. कोई कुएं के अंदर से कोई बॉल फेंक रहा है, ये कुआं है, कुएं के अंदर से कोई बॉल को फेंका है 25 मीटर पर सेकेंड में, तो ये बॉल गया ऊपर आया नीचे, तो कुएं के बाहर दिखाई दिया 3 सेकेंड के लिए, मतलब ए से बी तक का समय था 3 सेकेंड। यहाँ पर स्पीड क्या था, क्या मालूम क्या था, लेकिन ये मालूम है कि TAB इज 3 सेकेंड्स। कुएं के बाहर ये दिखाई दिया फॉर 3 सेकेंड्स। आप लोग प्रैक्टिस करते वक्त करना क्या है, वंस आई डिस्प्ले द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, ट्राई बाय योर ओन, देन यू वॉच फॉर माय आंसर। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है। TAB इज 3 सेकेंड्स। TAB क्या होता है? 2V/g इज 3 सेकेंड्स। अच्छा, तो v कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड। ये v हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। पूछा है डेप्थ ऑफ द वॉल क्या? ये b है, ये u है। हम जानते हैं कि v इज u स्क्वायर माइनस 2gh। क्यों माइनस? क्योंकि ऊपर गया है, v कम हो जाएगा। सो v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh और h इज u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय 2g। कितना आया ये 25 में फेंके थे, तो इज इट कमिंग 20 मीटर? यस, तो आंसर क्या हो गया? डेप्थ ऑफ द वेल इज 20 मीटर। काफी बड़ा कुआं है। क्या बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 रीड हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 9 में ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम ए रूफ, छत से कोई चीज को 25 मीटर पर सेकंड में फेंका। यहां से बॉल ऊपर गया, नीचे गिरा। इट रीचेस ग्राउंड आफ्टर 6 सेकेंड्स। पहुंचने के लिए क्या समय लिया? 6 सेकेंड। What time it will take to reach ground if it is thrown vertically down from the roof with the same speed? अगर यहाँ से सीधे नीचे की तरफ 25 में फेंके होते तो पहुंचने के लिए कितना समय लगता? देखो अब यस, अब देखो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए अगर t' सेकेंड लगेगा तो यहाँ पर भी तो स्पीड 25 था, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए भी t' लगा होगा नहीं? और यहां से यहां तक जाने का टाइम, ये टाइमिंग तो हमें मालूम है। सो आप क्या कहोगे? t जो कि 6 सेकेंड है, दैट इज t' प्लस ये टाइमिंग मतलब 2 × 25/g, सो इट इज t' प्लस 5। तो इसका मतलब t' कितना है? 1 सेकेंड। क्या बात समझ में आया? टाइम लगेगा 1 सेकेंड। कुछ लोग ये सर बोल देते हैं, बाकी कुछ लोग नो सर बोलने से पहले ये लोग बोल देते हैं, वो बोल नहीं पाते। खुल के बोलो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है खुल के बोलो तो होगा। और शुरू में तो यू शुड हैव सम म्यूचुअल कोहेशन विथ व्हिच यू विल ग्रो।
I could have said adhesion, but I said cohesion. Why? Because you assume yourself to be all individual similar molecules. ठीक है? You are not different that you will have adhesion with others. You are all similar molecules. तो एक दूसरे को cohesion में grow कराओ. A ball was thrown vertically up. If distance moved in 4th second is same as distance moved in 7th second. कोई बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, गया ऊपर, आया नीचे, बोल रहा है कि 4th सेकंड में जितना गया 7th सेकंड में उतना गया. सपोज यहां से यहां तक जाने के लिए ये समय था 4th सेकंड का. 4th सेकंड इज एन इंटरवल ऑफ 1 सेकंड. उस 1 सेकंड में जितना गया 7th सेकंड में उतना गया. सो 7th सेकंड इज ऑल्सो एन इंटरवल ऑफ 1 सेकंड. मतलब 7th सेकंड यही होगा, क्योंकि ये 1 सेकंड में जितना आता है ये 1 सेकंड में उतना आता है. ये हो गया 7th सेकंड डिस्टेंस. 4th सेकंड किसको कहते हैं? t इक्वल टू 0 से 1 फर्स्ट सेकंड, नहीं, t इक्वल टू 1 से 2 होता है सेकंड सेकंड, 2 से 3 थर्ड सेकंड, 3 से 4 होता है 4th सेकंड. तो ये t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 4 हुआ 4th सेकंड. 7th सेकंड होगा t इक्वल टू 6 से t इक्वल टू 7. अब इसको यहां से यहां तक जाने के लिए 3 सेकंड लगा था, तो यहां से यहां तक आने के लिए भी तो 3 सेकंड लगेगा. मतलब टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना है? यहां से यहां तक 7th सेकंड और ये 3 सेकंड. सो इट इज 7 प्लस 3 इज 10 सेकंड्स. स्पीड कितना है? स्पीड मान लो u है, तो आप कहोगे 2u/g इज 10. मतलब u इज 50 मीटर पर सेकेंड. क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये तो इजी है. जो लोग न्यूमेरिकल नहीं लिख पा रहे हो, डोंट वरी, आई विल शेयर द वीडियो, बट वी हैव टू फिनिश इट इन स्टिपुलेटेड टाइम. इट इज ऑलरेडी 10:40. A ball thrown vertically up has 0 displacement in the 5th second. Find maximum height attained. हाँ, कोई बॉल को फेंका, ऊपर फेंका, कितने जोर से मालूम नहीं है, लेकिन 5th सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट था 0. 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है. कोई चीज अगर ऐसे जाके ऐसे आ गया होगा और यहां से यहां तक जाने के लिए 5th सेकंड का समय लिया होगा, नहीं? हाँ, इसका मतलब 5th सेकंड में वो कुछ ऐसे यहां तक गया है. 5th सेकंड कौन सा होता है? t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 5. ये t इक्वल टू 4 है, ये t इक्वल टू 5 है. मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए उसको 1 सेकंड लगा है. तो यहां तक जाने के लिए कितना समय लगा होगा? 0.5 सेकंड. तो यहां पर कब पहुंचा होगा? 0.5 सेकंड में. तो आप क्या कहोगे? टोटल टाइम ऑफ मोशन. टोटल टाइम ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? टोटल टाइम ऑफ मोशन इज गोइंग टू बी 4.5 9 सेकेंड्स. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. यस. निकालना क्या है? मैक्सिमम हाइट अटेंड. और मैक्सिमम हाइट अटेंड निकालना है, तो आप चाहो तो u0 निकाल सकते हो. स्मार्ट हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो. और u0 हो गया 2, u0/g इज 9. 2u0/g हो गया 9 और u0 हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी 45 मीटर पर सेकेंड. और मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा? u0 का स्क्वायर बाय 2g. 45 का स्क्वायर होता है 2025/20. कितना हो गया? 101.25 मीटर्स. क्या कृष्णा को 45 का स्क्वायर निकालना आता है? न्यू स्टूडेंट, यू नो हाउ टू फाइंड 45 का स्क्वायर? बोल, डरो मत. कहा इसका आवाज क्यों नहीं आ रहा है? वो बोल रहे हैं कि सुन रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. बोलो. आता है? बोलो कितना होता है?
आवाज नहीं आ रहा है। योर माइक्रोफोन को थोड़ा देखो, पास लो मुंह उसको। केटी उसको जो थोड़ा जगह दो। केटी थोड़ा राइट को सरको, सॉरी ये साइड को राइट को सरको, उसको दो जगह। हाँ बोल बोल कृष्णा, 45 का स्क्वायर कितना होगा? आता है क्या? हाँ या ना बोल। ना बोलोगे तो हम बताएंगे। थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, तो तरीका वही तो बोलोगे तब ना हम बताएंगे। देखो, कोई भी नंबर की एंड में अगर 5 होगा, 45, 65, 35, 25, 95, 105 कुछ भी लास्ट में 5 होगा, तो क्या करना है? मान लो कि 65 का स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या करोगे? 6 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 7। 6 × 7 क्या होता है? 42। 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर हुआ 65 का स्क्वायर। समझ में आया? हाँ, तो अगर समझ में आया तो बताओ 75 का स्क्वायर क्या होगा? 7 का नेक्स्ट नंबर 8, 7 × 8 56, 5 का स्क्वायर 25। क्या समझ में आया? 35 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी बोलो, हम आगे बढ़ेंगे। जोर से बोलो। 1225। 725, 1225। हाँ बढ़िया। पहली बार आई है लड़की, थोड़ा डर रही है, तुम लोग उसको थोड़ा फ्री करवा दो। नहीं तो वहां पर मिल रहा होगा बरगढ़ में ताबीज वगैरह, कोई ताबीज उसको पहना लो, थोड़ा और रिलैक्स हो जाएगा। सर को बोलो कोई ताबीज ले ले। जो डरने से ताबीज ले लेते हैं, हमारे इधर तो कोई डर जाता है तो इसको थूक देते हैं अंदर से, ऐसे करके थूक देते हैं ना, बोल देंगे हर कोई मिलके थूक देगा। थोड़ा सा डर रहा है इतना बड़ा लड़की। नंबर 12 देखो, a ball was thrown vertically off with 57 meter per second. What is the change in velocity in the interval t is equal to 1.2 to t is equal to 3.9 seconds? Yes, कोई चीज को फेंके, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, और आपको मालूम है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सीलरेशन। और मैग्नीट्यूड बात पूछा है, डायरेक्शन तो नहीं पूछा है। चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इट इज एक्सीलरेशन इनटू टाइम इंटरवल। एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन तो g है, और टाइम कितना है? 1.2 से 3.9, 3.9 minus 1.2, it is coming out to be 2.7, that is equal to 27। अगर मैं g को -g लेता तब ये वेक्टर होता, आंसर होता -27 मीटर पर सेकेंड, और कहता कि चेंज इन वेलोसिटी इज 27 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। चेंज इन वेलोसिटी भी एक वेक्टर है। नेक्स्ट, a bullet fired vertically up crosses a 20 meter thick smoke cloud in 1 second. What height above the cloud it moved? अच्छा, पूछा है कोई एक, यहां पर कोई एक क्लाउड था, यहां पर कोई एक क्लाउड था, कैसा क्लाउड था मालूम नहीं है, लेकिन क्यों था वो भी मालूम नहीं है, लेकिन बट देयर वाज सम क्लाउड, हियर वाज सम क्लाउड हियर। अरे ये क्या है? यहाँ पर कुछ क्लाउड था, ऐसे कोई बॉल को नीचे से फेंके हैं हम, कहाँ गया? कोई बॉल को हम यहाँ से फेंके। आप सोच सकते हो अपने तरीके से, थोड़ा मेरा तरीके में भी सोच के देखो। अरे ये क्या हो गया? आहा, अच्छा, हाँ ये क्लाउड था। कोई बुलेट को ग्राउंड से फायर किया गया, कितने वेलोसिटी में कोई जानकारी नहीं है। बुलेट को फायर किए तो गया ऊपर ऊपर ऊपर, गया गया गया। यहाँ पर कोई एक क्लाउड था जो कि कितना थिक का था? 20 मीटर। और जब ये बुलेट गया, ये क्लाउड को क्रॉस करने के लिए क्रॉस करके गया, ऊपर आया नीचे। इट टेक्स 1 सेकेंड यहां से यहां तक जाने के लिए उसको
1 सेकेंड लगा। कितना दूर? 20 मीटर। बोला कि बताओ ये क्लाउड से ऊपर कितना ऊपर गया होगा। देखने में क्वेश्चन कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है। ओरल क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है, ध्यान लगाओ। ये 20 मीटर है, यहां से यहां तक जाने के लिए 1 सेकेंड लगा। मतलब यहां पर क्या है, वेलोसिटी मालूम नहीं है। जो भी वेलोसिटी है फर्स्ट 1 सेकेंड में 20 मीटर जाता है, तो ये वेलोसिटी कितना होगा? v मस्ट बी इक्वल टू 20 मस्ट बी v माइनस g बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 20। तो v हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? यस सर। हाँ, तो फिर ये टोटल हाइट कितना होगा? टोटल हाइट h डैश इज v स्क्वायर बाई 2g। 25 का स्क्वायर कृष्णा, 25 का स्क्वायर 625। 2 का नेक्स्ट 3 into 2 is 625 by 20 is 31.25। ये हो गया h डैश। लेकिन क्लाउड से ऊपर कितना गया? h माइनस और h डैश माइनस 20 is h। What is that? That is coming out to be 31.25 minus 20 is 11.25 मीटर। क्या बातें समझ में आया? यस सर। ओहो, क्लाउड भाग गया। ठीक है, नेक्स्ट। A particle dropped from certain height was stopped after time t1। ये हम लोग कर चुके हैं। t square is equal to, ये कर चुके हैं थ्योरी में, आप लोग देख लो, t1 square plus t2 square। A particle thrown vertically of moves equal distance during first second and second second of motion। What is speed of throw? Wow। पहला सेकंड में जितना गया दूसरा सेकंड में भी उतना ही गया। ये हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन दिया कि गया? दिया तो जा रहा होगा। मतलब ऐसा हो रहा होगा कि ऊपर जाने के लिए 1 सेकंड, नीचे आने के लिए 1 सेकंड लग रहा होगा। पहला 1 सेकंड में जितना जाएगा, लास्ट 1 सेकंड में उतना जाएगा। इससे पता चला कि टाइम ऑफ मोशन इज 2 सेकेंड्स। क्या बात समझ में आया? तो पूछा है व्हाट इज स्पीड ऑफ थ्रो? 2u by g is 2 और u is 10 मीटर पर सेकेंड। और 10 मीटर पर सेकेंड में फेंकोगे भैया तो पहला 1 सेकेंड में जितना जाएगा, लास्ट 1 सेकेंड में उतना जाएगा। समझ में आया क्या? ये शायद यहाँ पे कहानी खत्म हो जाता है। These are the questions I have solved not to make a practice। I have to give you use of the formula I have developed। जो फॉर्मूला हम यूज किए हैं, डेवलप किए हैं, उस फॉर्मूले को यूज करने की काबिलियत बढ़ाने के लिए न्यूमेरिकल किया गया है। थ्रू दिस व्हाट यू लर्न इज द फॉर्मूला ओनली। ये जो न्यूमेरिकल है, आई टू थिंक बहुत ही हमें लॉजिकली सोचना पड़ता है क्वेश्चन बनाने के लिए, ताकि आप फॉर्मूला को यूज कर पाओगे। कौन सा फॉर्मूला को कहाँ यूज कर लोगे? डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, तो वो कितना आसान कर देता है न्यूमेरिकल को, है ना। अब आपको बुक से प्रैक्टिस करना है। ऑल ऑफ यू हैव गॉट मेगा स्टडी पैकेज एंड आल्सो यू आर गिवन मटेरियल्स टू प्रैक्टिस करना है। कर लो। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।